दिल्ली का एक फ़कीर चला गया। राजधानी दिल्ली का एक ऐसा मुखलिस आदमी कि जिसने अपनी ज़िंदगी बेहद ही सादगी में गुजारी हो, लोगों की सेवा में गुजारी हो और ख़ुद रहते हो इस तरह की छप्पड़ के अंदर, जहां रोड साइड पर एक मकान, छोटा सा टूटा हुआ बेड और ये टीन शेड। किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं जो दिल्ली में 9 बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नगर निगम के चुनाव लड़े हों, एक मर्तबा डिप्टी मेयर रहे हों और ख़ुद जिनके लिए कोई और नहीं बल्कि देश की पूर्व पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रचार के लिए आती हों। जी हाँ, रमेश दत्ता की बात कर रहा हूँ, जिनकी आपने ये पोर्ट्रेट यहाँ देखी। रमेश दत्ता अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके चाहने वाले और दत्ता के ज़रिए नगर निगम में लगाए गए तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग सब याद करते हैं उनके घर परिवार, उनका पालन पोषण और यहाँ तक कि चलते फिरते भी लोगों की मदद करने के लिए जाने जाने वाले रमेश दत्ता आपके हमारे दरमियान से अब गुज़र चुके हैं और इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। उनकी यादें संजोए हुए, उनकी यादें लिए हुए बहुत सारे लोग हैं जो आज दत्ता जी के साथ गुजारे हुए पलों को और उनके ज़रिए किए गए तमाम कामों को याद करते हैं, क्योंकि रमेश दत्ता जो शख्सियत अपने आप में थे वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। 1971 में पहला चुनाव लड़ा और सन 2012 में ज़िंदगी का आखिरी चुनाव लड़ा। और जैसा मैंने आपको बताया कि 9 मरतबा उन्होंने संभाली है कमान। जो सिविक सेंटर आप देख रहे हैं, इससे पहले एमसीडी का जो थ्रोन है वो टाउन हॉल में हुआ करता था और उस वक्त में रमेश दत्ता डिप्टी मेयर दिल्ली के रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो आज उन्हें अपने अपने तरीके से याद करते हैं। हालांकि रमेश दत्ता को कल ही पंचतत्व में विलीन किया गया। उनकी तमाम यादों के साथ में उनको निगमबोध घाट पूरे श्रद्धा के साथ ले जाया गया। उनकी यात्रा में कई ऐसे लोग शामिल हुए कि जो लोग पुराने कांग्रेसी हैं, जुझारू यहाँ के सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नहीं शामिल हुए तो बहुत से ऐसे लोग कि जिनकी तरफ नज़रें जा रही थी, नहीं आ सके। किसी ने लॉकडाउन का हवाला दिया तो किसी ने कोरोना की दुहाई दी। आप उनकी एक याद तो यह देखिए, हम शुरू से जहाँ रहे, हमारा वाहिद एक घर मुस्लिम था, लेकिन उन्होंने हमको ऐसे बांध के रखा सबके साथ मिला करके। अगर उन्होंने हमसे बोला कि मंदिर की झाड़ू लगानी है तो हमने मंदिर की झाड़ू लगाई, दरी उठाने के लिए कहा दरी उठाई। उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया, बोलना चलना। सबसे बड़े बड़े अनुशासन वाले आदमी थे। हम लोग अपने मदर फादर से इतना नहीं डरते थे जितना उनसे डरते थे। एक बार मेरे फादर 84 में एक्सपायर हुए तो कब्रिस्तान लेकर के वही गए, सब कुछ उन्होंने किया। फिर 8 साल के बाद मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं छोटा था, मैंने उनसे गुजारिश की, गुरुजी ऐसा है, ऐसा कुछ हो सकता है कि मेरी मदर की और मेरे फादर की दोनों की एक साथ ही एक ही जगह पे वहाँ पे कब्र की जगह मिल जाए। उन्होंने फ़ौरन वक्फ बोर्ड में फ़ोन किया और कहने लगे नहीं, और मेरे को उसी जगह पे वो जगह दिलाई 8 साल बाद। आप जानते हैं 8 साल का कितना वक्फा हो जाता है। उसके बाद भी तो इस तरीके के कोई भी परेशानी हो, किसी तरीके की परेशानी हो, सब लोग, और अभी भी गए तो उनके साथ, उनके गरीब उनके साथ यहाँ पे जो रहते थे। मेरा नाम सजरुल्लाह खान है, मैं मिंटो रोड से बिलोंग करता हूँ। यही हमारा जन्म स्थान है। वो हमारे गुरुजी थे, हम उनको गुरुजी के नाम से संबोधित करते थे। और जब से मैंने होश संभाला तब से मैं गुरुजी के साथ ही शुरू से हम लोग लगे रहे। आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने, मैं बता रहा हूँ ना आपसे, जो कुछ भी हूँ, हमारी जॉब, हमारी नौकरी, और यहाँ तक कि वो एक ऐसे इंसान थे कि उनके अंदर हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं थी। वो सबके लिए एक जैसे थे। ये बात आप सबसे पूछ सकते हैं यहाँ पर, वो सबके लिए एक जैसे थे। ये आदमी की जिन्होंने 9 बार नगर निगम का चुनाव लड़ा हो, जो कि लगातार पार्षद रहे, डिप्टी मेयर रहे राजधानी दिल्ली जैसी जगह में, अपने लिए क्या सरमाया इकट्ठा किया? बस ये टीन टप्पड़, वो भी छेद हुए हुए, और कुछ इस तरह की जैसे कुटिया एक फ़कीर की, इसी तरह से रहे, ऐसी ज़िंदगी गुजार के सीधी सादी चले गए। सर मैं तो ये कहूँगा, मैं ज़्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन आपने महाभारत के बारे में सुना होगा। महाभारत के जैसे भीष्म पितामह थे ना, उनके पास कुछ नहीं था अपना, सर वही थे। ये फ़कीर उनकी आपको दिख रही है सर, मतलब समझ लीजिए कांग्रेस के वो आखिरी सिपाही थे। नेता तो बहुत हैं, लेकिन आखिरी सिपाही थे वो कांग्रेस के। तो गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का, बेसहारों का सहारा बने थे रमेश दत्ता।
और सबसे बड़ी बात कि हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान माने जाते थे रमेश दत्ता। कोई भी प्रोग्राम होता था, ख़ासतौर से कोई सियासी समाजी प्रोग्राम, तो रमेश दत्ता की सबसे पहली पंक्ति होती थी, सबसे आगे खड़े होते थे और उनके साथ टोपी लगाए हुए कई सारे नौजवान बुज़ुर्ग वॉलंटियर्स वो बुलाकर लाते थे और सबको अपने पास से पैसा दिया करते थे। खुद की जेब में कुछ न भी हो लेकिन फिर भी बहुत कुछ था कि जो दिल था। मेरे साथ पंडित जी भी इस वक्त पे मौजूद हैं जो कि लगातार उनके टच में रहे हैं। पंडित जी, कब आपको आभास हुआ, कब मालूम हुआ और फिर रमेश दत्ता की जो यादें हैं उनको कैसे बता पाएंगे लोगों को? पहले तो ये जितने साथी खड़े हैं हमारे, सभी उनके साथ बहुत इनका जुड़ाव लगाव, और मैंने तो बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो उनको पिता की तुल्य मानते थे। और एक सबसे बड़ी बात ये थी, गुरुजी शब्द कहना एक हमारे जो हिंदू संस्कृति में है एक बहुत बड़ा शब्द है, किसी को आदर देना, सम्मान देना। तो मैंने देखा 99% लोग जो है उनको गुरुजी के नाम से संबोधित करते थे। जैसा आप अभी आदरणीय भाई से आप पूछ रहे थे कि रमेश दत्ता जी की कोई खास बात क्या थी, तो जो उनकी एक विशेष बात थी वो मैं ये देखना चाहता था। और ये मैं उनके साथ जब मैं उनके साथ घूमा देखा, तो छोटा हो बड़ा हो, आज के समय में वो एक बात कहते थे कि जो भी पुराने लोग हैं, आज जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, अगर उनके घर में कोई किसी की गमी हो जाती है, कोई इंतकाल हो जाता है, तो आजकल पढ़ी लिखी जो सभ्यता के लोग हैं वो डेड बॉडी को उठाने में भी बड़ा संकोच करते हैं। तो आदरणीय दत्ता जी और उनकी समस्त टीम जो है वो उनको उठाते थे। और एक बात, जो मजबूत बात वो कहते थे कि जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए और मुल्ला को भी मस्जिद में राम नजर आए, सूरत ही बदल जाए इस दुनिया की अगर इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। या फिर वो बार बार ये कहते थे कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी लाया जाए जिसमें इंसान को इंसान भी बनाया जाए, आदमी और आदमी के बीच हो कुछ ऐसे रिश्ते, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। जो उनके साथ गुर्बत वाले लोग थे, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे, आप देखते थे कि वो सड़क पे से भी अगर उनको किसी से मांगना पड़ जाए या सड़क पे से भी कुछ उठाना पड़ जाए, तो वो जैसे हमारे मुस्लिम समाज के हमारे सब भाई खड़े हुए हैं, वो कहते थे ना कि आप बेहतर जानते हैं कि जहां रात को एक फर्द भी भूखे पेट सोता है, वहां तो बस्ती की बस्ती से खुदा भी नाराज होता है। तो जहां खुदा नाराज होता है, पड़ोसी अगर भूखा है। और आजकल जो अभी पीछे दौर बीता, मुझे पता नहीं किसकी लाइन है, लेकिन वो कहते हैं कि नफरतों का ये असर देखो, अब तो जानवरों में भी बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे देखकर ये हैरान रह गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ना मंदिरों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मंदिरों में गए तो पंडित दिखे, मस्जिदों में मुसलमान दिखे, लेकिन शाम को क्षमा करें जब मैं खाने गए तो वहां सब इंसान दिखे। मेरा अंदाज जमाने को खलता है क्योंकि मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, हमें लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। ऐसा उनका जज्बा था। और मैं समझता हूँ पिछले 50 साल के अंदर जो हमारे बुजुर्गवार खड़े हैं वो बेहतर, हम तो 30-40 साल से ही उनके साथ थे, लेकिन जो पुराने बुजुर्ग हैं वो ये जानते थे कि जो रमेश दत्ता जी को आज फ़कीर की ज़बान कही जाती है, फ़कीर कहा जाता है, एक मसीहा कहा जाता है, तो यकीनन उसके पीछे जो एक पूरी जमात खड़ी हुई है, एक पूरे लोग खड़े हुए हैं, तो इसके पीछे कोई कारण था। उनकी जो जिंदा दिली थी, उनकी जो समर्पित भाव था लोगों के प्रति, और एक ज़मीन से जुड़े वो जो नेता थे वो हमारे आदरणीय श्री रमेश दत्ता जी थे। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ 30-40 साल तक मैं रमेश दत्ता जी के रहनुमाई में बहुत कुछ काम करे, हमने बहुत सारे ऐसे काम करे। और मैं तो गुजारिश यही करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि ये रमेश दत्ता जी का जो प्रयास था, रमेश दत्ता जी की जो संकल्प था, तो हमें किसी सड़क का नाम, चाहे सिविक सेंटर के अंदर किसी ब्लॉक का नाम, या किसी जो उनका बनाया हुआ जो नेहरू हिल है उसमें उनकी कोई मूर्ति लगे। मैं चाहता हूं कि जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो जैसे खलीफा नवरत्न जी हैं, आप सभी भाई जितने भी हैं, तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय रमेश दत्ता जी जो जैसा नाम था उनका, ऐसे ही हमें उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। ये ना सोचे कि आज रमेश दत्ता जी, क्योंकि मौत से कब किस रिश्तेदारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, या कल तुम्हारी तो आज हमारी बारी है, ये तो चलता रहेगा, ये तो जिंदगी है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सिर्फ हम ये फोटो दिखा के और उनकी सिर्फ बातें करके और कुछ दिनों में रमेश दत्ता जी को भूल जाएं, तो मैं समझता हूं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जो उनके आदर्श हैं, जो उनकी बात थी, जो समर्पित भाव था, जो टोपी लगा के, सफ़ेद टोपी लगा के एक तमाम हिंदुस्तान के बड़े से बड़े बुलंद नेता ये जानते थे कि रमेश दत्ता जी की टीम आ गई, रमेश दत्ता जी की पार्टी आ गई, रमेश दत्ता जी के सभी साथी आ गए। तो मैं चाहता हूँ वही दमखम हमारे आने वाले समय तक विरासत के अंदर हम अपने बच्चों को दे जाएं। मेरी तो यही प्रार्थना। तो मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। बहुत खूब कहा पंडित जी ने इस वक्त में, और
याद किया रमेश दत्ता को अपने तरीके से, जो पूरी तरह ज़मीन से जुड़े हुए शख्स थे और एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरे मुखलिस तरीके से गुजारी हो, जिन्होंने बेहद ही शरीफ अंदाज में लोगों को जोड़ करके, हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ करके, और जैसे अभी इससे पहले आपको एक मुस्लिम भाई थे उन्होंने भी बताया, पंडित जी हैं उन्होंने भी बताया, सब अपने अपने तजुर्बों की बातें कर रहे हैं, जो वक्त जो पल उनके साथ बिताए हैं, जो कुछ उन्होंने इस समाज के लिए किया है, ख़ासतौर से इस मिंटो रोड जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो वार्ड है, उसके लिए किया है। और ऐसे व्यक्ति के जो बहुत धन दौलत इकट्ठा कर सकते थे, अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ जा सकते थे, नहीं छोड़ा तो कुछ, सिर्फ ये टूटा हुआ टीन, ये कुटीर, ये कुटिया, और यहाँ पर अपने उनके वो चाहने वाले जो इस वक्त आप खड़े हुए उनकी तस्वीर के साथ में देख रहे हैं, सभी की उनको श्रद्धांजलि, हर शख्स उनको अपने अपने तरीके से याद करके खराज अकीदत पेश कर रहा है। मिंटो रोड पर दिल्ली के इसी एमसीडी के सिविक सेंटर में अभी भी 2 थ्रोन्स हैं, जिसमें एक साउथ एमसीडी है और दूसरा नॉर्थ एमसीडी, उत्तरी दिल्ली एमसीडी यहीं से चलती है। और एक ऐसी जगह कि जहां, जिस तरह मैंने आपको बताया कि दिल्ली के उस फ़कीर के बारे में जिसने सिर्फ ज़िंदगी अपनी मुफलिसी में गुजारी हो, जिसके प्रचार प्रसार के लिए खुद इंदिरा गांधी पहुंचती हों, उनके बारे में एडवोकेट मसरूर सिद्दीकी बताना चाहते हैं। मैं रमेश दत्ता जी को पिछले 25 साल से जानता हूँ, 25 साल से उनके काम को देखा है। मैं यही कहूँगा कि एक ज़मीन से जुड़ा हुआ कांग्रेस ही चला गया, और उनके लिए ये शेर बहुत सही रहेगा कि बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना और हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। रमेश दत्ता जी एक सही में फ़कीर थे, ज़मीनी नेता थे, हर टाइम गरीबों के मुफलिसों की खिदमत करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको कभी नहीं समझा। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जब तक इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इन तक रहा, संजय गांधी की उनकी अच्छी दोस्ती थी, तब तक वो बहुत अच्छे रहे। लेकिन एक बात अचंभे की है कि एक आदमी 9 बार काउंसलर रहा, उसकी तरक्की कभी क्यों नहीं हुई कांग्रेस के अंदर। आज की डेट में होता है कि आदमी देख गया 2 बार काउंसलर बनता है, उसे एमएलए बना देते हैं, एमएलए अच्छा काम करता है उसे एमपी बना देते हैं। रमेश दत्ता जी के अंदर ये थी कि वो किसी की चापलूसी नहीं कर सकते थे, इस वजह से वो जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए, नहीं तो आज वो संसद में बैठे होते हैं या कांग्रेस में आला मकाम पा गए होते। तो रमेश दत्ता जी को हम ऐसे ही याद कर सकते हैं कि सही में फ़कीर जो था वो फ़कीर चला गया, गरीबों का हमदर्द, गरीबों का मसीहा था, वो चला गया। और वो फ़कीर के जिसके लिए इंदिरा गांधी आया करती थी। बिल्कुल, रमेश दत्ता जी 1971 से जब से चुनाव लड़ रहे थे, तो शुरू के जो उनके चुनाव थे, और जब तक इंदिरा गांधी जिंदा रही 1982 तक, इंदिरा गांधी हर चुनाव में, हालांकि कॉरपोरेशन का चुनाव बहुत छोटा चुनाव होता है, वहाँ पे प्रधानमंत्री के आने का कोई मतलब नहीं होता, लोकल लेवल्स पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी से उनका इतना अच्छा ताल्लुक़ था कि इंदिरा गांधी उनके हर चुनाव में प्रचार करने आती थी। और उनकी नेहरू जी से भी उनकी काफ़ी बहुत वो थी कि चाचा नेहरू थे, बच्चों के हमदर्द थे। जैसे एक साहब ने बताया था अभी कि उन्होंने नेहरू हिल बनाई थी, तो नेहरू हिल पे उन्होंने एक चिड़ियाघर भी बनाया था छोटा सा, वहाँ पे एक टॉय ट्रेन भी चलती थी, वहाँ पे बोटिंग का भी इंतज़ाम था, तो ताकि शहर के बच्चों को जो है कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अब यहाँ जब कुछ तरक्की के काम हुए तो उस सब चीज़ों को तोड़ दिया गया था कि जनाब 1971 से लेके 2012 तक वो कॉरपोरेशन के मेंबर रहे, 9 बार उन्होंने चुनाव जीता, और आखिरी बार कांग्रेस ने, जबकि वो सिटिंग काउंसलर थे, काउंसलर होने के नाते उनका टिकट बनता था, लेकिन कुछ साहब जो है कांग्रेस में नए ज्वाइन करे थे, उनका दबाव कुछ ज़्यादा पड़ा कांग्रेस के नए नेताओं के ऊपर, जो ये नहीं समझ सके कि पुराने नेता की इसमें क्या कुर्बानी रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। उन्होंने उनका नाम काट दिया, टिकट नहीं दिया जब उन्हें 2017 में। तो रमेश दत्ता की सेहत तब से कुछ और ज़्यादा गिरने लगी थी। 2017 से उनको एक सदमा बैठ गया था कि इस पार्टी को मैंने जिया है, पूरी ज़िंदगी इस पार्टी को दी है। तो एक बार रमेश दत्ता जी से पूछा गया था कि भाई आप पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास इतनी फ़ोटो एल्बम है, ये सब कुछ है, आप इनका क्या करेंगे। बोले ये सब मेरे लिए पूजनीय चीज़ें हैं, इसमें इंदिरा गांधी है, नेहरू है, राजीव गांधी है, संजय गांधी है, मैं इनकी पूजा करूँगा, इनके सामने अगरबत्ती जलाऊँगा, ये लोग मेरे लिए पूजनीय हैं। कमेटी का चेयरमैन था, डिप्टी मेयर तो 2006 और 2007 में बने थे वो, लेकिन कॉर्पोरेशन की हर कमेटी, सबसे पावरफुल कमेटी स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो स्टैंडिंग कमेटी के भी चेयरमैन रहे। उसके बावजूद इस तरह की फुटपाथ पे जो है वो अपनी नेहरू पे गेट के लोगों के कपड़े सुखाते हुए देखा मैंने, तो ऐसा काम करते थे, गरीबों की सेवा करने वाले आदमी। मैं अक्सर जामा मस्जिद पे बैठता था, हाजी होटल पे, गेट नंबर 1 के सामने। तो अभी अक्सर रमेश दत्ता जी शाम को टहलते हुए जामा मस्जिद निकल जाते थे, वहाँ पुरानी दिल्ली में होते हुए अपने मिलने वालों से बातचीत करते हुए।
वो जामा मस्जिद चले जाते थे। तो मैं देखता था जामा मस्जिद पे कभी वो जवाहर होटल में बैठ गए अपने किसी मिलने वाले के साथ, तो वहाँ खाना खा लिया। अगर वहाँ नहीं खाया तो रोड पे रेडी वाला जो है उससे अंडा पराठा बनवा लिया, उससे शामी कबाब या कबाब ऐसी कोई चीज़ पैक करा ली और लेते हुए आ गए। एक बार तो बहुत अचंभा हुआ, मैं ऊपर से बैठा हुआ देख रहा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो एक रिक्शा वाले का जो पीछे वो होता है हैंडल वो उनके टकरा गया, उनके चोट लग गई। तो मैं ऊपर से नीचे उतर के गया, मैंने रिक्शा वाले को पकड़ लिया। मैंने कहा भाई क्या किया तूने, इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो ये बोले नहीं रहने दो, यहाँ भीड़ ही इतनी है, ये क्या करेगा, इस बेचारे की कोई गलती नहीं। इतने नर्म स्वभाव के आदमी थे कि किसी गरीब को जो है वो किस बुरा नहीं कह सकते थे, हमेशा गरीबों की मदद ही करना चाहते थे। ये इमारत मुंह चढ़ाती नजर आती है उस झोपड़ी को, उस गरीब की कुटिया को जो आप सामने देख रहे हैं। और हकीकत में यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर दिल्ली का सबसे पॉश इलाका माने जाने वाला कनॉट प्लेस है। आप सोचिए एक ऐसी जगह पर कि सिविक सेंटर और कनॉट प्लेस के बीच में जो शख्स रहते हों और ऐसी ज़िंदगी गुजारते हों कि जिनका सिर्फ जीवन दूसरों की मदद के लिए, भलाई के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए बीता हो, तो आज उन लोगों को उन्हें याद आना स्वाभाविक है। शेखर गोला मेरा नाम है। मैं रमेश दत्ता जी को, मेरी उम्र 14 साल थी। हम जो है चिड़ियाघर स्कूल से भागकर देखने जाते थे। तो जब दत्ता जी को पता चला कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल से भागकर चिड़ियाघर देखने जाते हैं, तो उन्होंने नेहरू हिल पर एक हाथी लाके बांधा, एक ऊँट लाके बांधा, एक लक्कड़ बग्गल बांधा, बंदर का जोड़ा बांधा, मतलब सारे जानवर, कबूतर ये वगैरह उन्होंने एक छोटा सा चिड़ियाघर बना दिया। तो हम फिर स्कूल से नहीं जा भागते थे। स्कूल की छुट्टी के बाद इनका छोटा चिड़ियाघर इन्होंने बनाया था, सारे बच्चे वहाँ आते थे, क्योंकि इनको ये पता था चाचा नेहरू जो थे वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। फिर इन्होंने अपनी एक नेहरू ब्रिगेड बनाई। वो इंसान थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के यहाँ मौत हो जाती थी, मिंटर रोड क्षेत्र में या आसपास के कहीं इनको पता चल जाए कोई अगर इंसान मर गया तो वहाँ सबसे पहले जाते थे। मेरा नाम नवरत्न है। नवरत्न जी, आज कैसे याद करते हैं अपने एक ऐसे साथी जो आपसे चले गए यहाँ? मैं एक छोटी सी जुड़ी हुई याद, मेरे को अभी 2 साल पहले की बात है कि जामा मस्जिद के आसपास जो है ना तमाम जो है ना इतनी गंदगी, इतने गड्ढे, इतने मलबे के ढेर लगे हुए थे। इन्होंने कंटिन्यूस कॉरपोरेशन के माध्यम से लगातार 1-1.5 महीना कंटिन्यू रह करके उस जामा मस्जिद को इतना खूबसूरत और उसके आसपास इतने अच्छे गार्डन बनाए कि जो उस वक्त बड़े इमाम साहब अब्दुल्ला बुखारी साहब थे, वो इनसे बड़े मुखातिब हुए, बड़े उनसे ही जना मतलब मुतासिर हुए। हाँ, मुतासिर हुए। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं शब्द मेरे थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि मेरी भावना जो है वो मेरी ज़ुबान पे आ चुकी है। मैं और कितनी यादें बताऊँ कि मेरे को एक बार बोनस मिला था, तो मैं उस पुराने दौर के अंदर 2000 रुपये का बहुत शानदार कोरिया का कंबल इनको दे करके गया। तो मैंने 4 रोज़ आकर के पूछा कि गुरुजी अब तो आराम से नींद आ रही होगी, तो कहना नहीं, वो शकूर की डंडी में एक औरत के बच्चा हुआ था, वो ठंड से मर जाती, साथ में उसका बच्चा भी मर जाता। मुझसे बेहतर ज़्यादा ज़रूरत उस लेडीज़ को थी, इसलिए वो कंबल मैंने उसको दे दिया। और मैं आगे आपको क्या बताऊं कि आज जो एक बार के लिए भी काउंसलर बनता है, ये 50 वर्ष काउंसलर रहने के बाद एक टूटी साइकिल इस झोपड़ी के अंदर नहीं है। यहाँ तक कि आपको हैरानी होगी कि आज 1 साल के लिए भी कोई स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बन जाए तो अब वो लाखों के 12 न्यारे हो जाते हैं। गुरुजी के पास एक बैंक अकाउंट भी है और हम उनकी यादों को कभी, उनके कार्यों को कभी मरने नहीं देंगे। ये रमेश दत्ता का घर है और आप देखिए किस तरह से इन्होंने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारी है। आप सोचिए किस तरीके से बिल्कुल मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारी है रमेश दत्ता ने। आपको शायद ही किसी ने दिखाया हो इससे पहले कि रमेश दत्ता जो दिल्ली के डिप्टी मेयर रह चुके हैं, जिनके घर में न जाने कौन कौन से आलीशान फर्नीचर फिक्चर्स मिल सकते थे, आज उनके घर की हालत आप देखिए। उस शख्स के घर में झंडे लगाने के लिए ये डंडे यहाँ होते थे। यही घर के अंदर पूरा सरमाया नज़र आता है। यहाँ पर ना कोई ठीक से किचन दिखता है। ये कुछ दवाइयों की उनकी जो यहाँ ड्रॉर है, बस वो रखी हुई अलमारी है, जिस कुछ किताबें वगैरह दिखाई देती हैं और कुछ ऐसा सामान जिसको कि आप और हम सभी लोग जो है सिर्फ कबाड़ की नज़र से ही देखेंगे। लेकिन हकीकत में कि जब तक रमेश दत्ता अपनी ज़िंदगी में
यहाँ रहे होंगे तो किस तरह से आप सोचिए कि उन्होंने अपने वक्त को गुजारा होगा, और ये उनके लिए कितना बड़ा सरमाया होगा जो आपकी हमारी नज़र में सिर्फ कबाड़ नज़र आता है। ये मकान जो कि एक झोपड़ पट्टी से भी कहीं ज़्यादा गया गुजरा दिखाई देता है, ये एक डिप्टी मेयर का घर है। आप सोचिए, इस डिप्टी मेयर के घर के अंदर अंधेरा है और बता रहे हैं 2 साल से लाइट तक नहीं है। और आप सोचिए, बता रहे हैं 2.5-3 साल से लाइट नहीं है। ये बल्ब है, पंखा है, लेकिन किसी काम का नहीं। सोचिए किस कदर गर्मी के अंदर रमेश दत्ता ने अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी और किस तरह से अपना वो वक्त बिताया होगा जिसमें कि वो यहाँ रहा करते थे। और ये वो जगह है जहाँ रमेश दत्ता सोया करते थे। आप देखिए इस वक्त में ये उनका बेड आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल तमाम टूटे फूटे संदूक, ये अलमारियाँ, रखा हुआ सामान, घर का हर तरफ चीज़ ये बिखरी हुई है। इतनी बड़ी जगह के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ नज़र आ रही है तो ये तिरंगे झंडे, कांग्रेस के झंडे और जो बोर्ड्स वगैरह हैं। आप देखिए कांग्रेस के कुछ एक लीडर्स की इसमें फ़ोटो भी नज़र आ रहे हैं जिसमें सुभाष चोपड़ा और कीर्ति आज़ाद मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से बताया गया कि सुभाष चोपड़ा तो इनकी अंतिम सफ़र पे भी साथ आए थे, इनकी क्रिया में भी शामिल हुए थे। और की ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों की रमेश दत्ता की नज़र में जो अहमियत थी उसको मेरे अल्फाज तो बयान नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी संदूकचियाँ, ये पेटियाँ, संदूक, ये सब कुछ यहाँ ऐसा का ऐसे ही छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से वो रुखसत हो चुके हैं। जीवन और मृत्यु एक कड़वी सच्चाई है, सभी ने जाना है, सभी ने एक दिन दुनिया को छोड़ के जाना है। लेकिन दत्ता जी का जो दत्ता जी ने अपना जीवन जिया, एक गरीबों के मसीहा के रूप में जिया। उन्होंने गरीबों के चक्कर में उन्होंने अपनी शादी भी नहीं की थी और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर दिया कांग्रेस के नाम पे। कांग्रेस ही नहीं, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है या दूसरी पार्टी है। उन्होंने सभी पार्टियों से, जितने भी देश के बड़े बड़े चुनिंदा प्रधानमंत्री बने, वो हमेशा दत्ता जी के अपना नेहरू स्थापना की है नेहरू पे। उस पर 14 नवंबर के दिन देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हुए, इंद्र कुमार गुजराल जी हुए, देवेगौड़ा जी हुए, हर 14 नवंबर को यहाँ पे आके 14 नवंबर पे मत्था टेक के जाते थे दत्ता जी के नेहरू के भवन में। उनकी याद में कुछ बनाया जाए तो एक नज़दीक में रामलीला ग्राउंड है। हम ये चाहेंगे कि रामलीला ग्राउंड एमसीडी के अंडर में ही आता है। एमसीडी के अंडर में आने की वजह से रामलीला ग्राउंड का नाम जो है रमेश दत्ता ग्राउंड नाम रखा जाए। और ये जो सिविक सेंटर, महान सिविक सेंटर बना है, रमेश दत्ता जी यहाँ बैठ के देखते थे कि मेरे बैठे बैठे क्या हो गया, और मैंने 44 साल मैंने इस टीम में गुजार दिए। तो रमेश दत्ता जी का सही श्रद्धांजलि ये होगी कि उनकी याद में उनका स्टैचू इस सिविक सेंटर के प्रांगण में लगाया जाए। हम इसके लिए अपील भी करेंगे एमसीडी से, और ज़रूरत हुई तो हम इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे रमेश दत्ता की याद को कायम रखने के लिए। फिलहाल उनकी आत्मा की शांति के लिए आप और हम सभी प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। रमेश दत्ता के घर से बाहर आप लोग जुड़े मेरे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।